रात को तकरीबन 8 बजे रोड किनारे एक ऑटो वाला अपने ऑटो को लेकर खड़ा हुआ था और वह इधर उधर देख रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की जिसने दुल्हन का लिबास पहन रखा है और उसने जेवर भी पहन रखे हैं, वह भागकर उसके ऑटो में चढ़ जाती है और उसे ऑटो चलाने के लिए कहने लगती है। वह लड़की बड़ी घबराई हुई प्रतीत हो रही थी और इसके बाद जो वह ऑटो वाला होता है ऑटो को तो चला देता है, लेकिन जैसे वो उससे ये पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तो वो कहती है कि मुझे किसी ऐसी जगह पर ले चलो जहाँ पर मुझे कोई ढूंढ ना पाए। ऑटो वाला इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उस लड़की के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी, मानो वो किसी से छुप रही हो, और उसने ये बात खुद ने भी बता दी थी। कौन थी वह लड़की और किस से छुपकर भाग रही थी और क्या होगा इससे आगे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के अंदर एक करोड़पति व्यक्ति रहा करता है जिसकी एक लड़की है जिसका नाम है सुमन। सुमन की मां की मौत काफी दिनों पहले हो चुकी है और उसके बाद उसके पिता ने उसको लाड़ चाप से पाल पोस कर बड़ा किया है। सुमन पढ़ने के लिए स्कूल भी जाया करती है और अच्छे से उसका समय व्यतीत हो रहा था। लेकिन जैसी सुमन 16 साल की होती है तो उसी दौरान अचानक से एक एक्सीडेंट में सुमन की मौत हो जाती है और उसके बाद जो उसके चाचा चाची होते हैं वे आकर उसका ख्याल रखने लगते हैं और उसके साथ ही उसके पिता के घर में रहने लगते हैं। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे बातें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। दरअसल जो सुमन के चाचा चाची थे वो काफ़ी ज़्यादा लालची थे और सुमन के पिता जब तक जिंदा थे उन लोगों से कोई भी मतलब नहीं रखा करते थे। लेकिन जैसे सुमन के पिता की मौत हो गई थी तो उसके बाद वो लोग गार्जियंस बनकर आ गए और उनकी पूरी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से रखने लगे। इस प्रॉपर्टी में से नाम तो उनके कुछ भी नहीं था, लेकिन 2-3 कारखाने सुमन के पिता के थे और उन कारखानों का पूरा लेखा जोखा वो देखा करते थे गार्जियन होने की वजह से, क्योंकि सुमन अभी बालिग नहीं थी। इसके बाद सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है और धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। लेकिन 1 साल के अंदर उसे उसके चाचा चाची की असली तस्वीर समझ में आ गई थी कि उनका क्या मोटिव है यहाँ पर रहने का, और वो तो केवल पैसों के लालची है। इसके बाद जो सुमन होती है उन लोगों से इस बारे में कहने लगती है कि तुम लोग तो लालच के बस होकर यहाँ पर आए हो और इसी वजह से मेरे साथ रहा करते हो। लेकिन तभी जो सुमन की चाची होती है वो उसे पहले तो समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब सुमन बार बार इस बात को रिपीट करती है तो उसके बाद सुमन की चाची उस पर हाथ उठा देती है और उसके बाद से उसे घर के अंदर कैद करके रखा जाता है। उसका जो स्कूल था उसको भी बंद करवा दिया गया था और उसे घर के अंदर मार पीट कर धमकाकर बुरी तरह से रखा जाता है। दरअसल वे नहीं चाहते कि सुमन किसी और से मिले और हमारे बारे में किसी और को ये बात बता सके। उसी घर के अंदर एक नौकरानी भी काम किया करती है जो सुमन के पिता के यहाँ पर काफी दिन पहले से काम कर रही है, क्योंकि सुमन की माँ तो नहीं है, घर का खाना पीना वही बनाया करती थी। उसे सभी बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन वो एक नौकरानी थी और उसको उन्होंने साफ साफ हिदायत दे दी थी कि अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो इसी वजह से वह नौकरानी चुपचाप उस घर के अंदर बनी रहती है और सुमन पर हो रहे अत्याचारों को देखती रहती है। सुमन का और उस नौकरानी का माँ बेटी का सा रिश्ता था, क्योंकि जो नौकरानी थी उसने ही सुमन की देखभाल करके उसे बड़ा किया था और कोई भी बात रहा करती तो सुमन उसे काकी काकी कहकर सारी बातें बताया करती। अब काकी को यह बात बड़ी बुरी लगती है कि उस लड़की सुमन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसे उसके चाचा चाची से डर लगता है कि वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक हैं। जब अपनी भतीजी के ऊपर वो इतना अत्याचार कर सकते हैं तो मेरे साथ तो बहुत कुछ ही कर देंगे। यही सोचकर वह चुपचाप उस घर के अंदर बनी रहती है और धीरे धीरे 1 साल और बीत जाता है। अब सुमन 18 साल की होने वाली थी और उसके बाद उसकी शादी भी करानी थी। इस वजह को लेकर चाचा चाची काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए जो इस लड़की की शादी भी हो जाए और ऊपर से ये सारी प्रॉपर्टी हमारे पास भी रह जाए। यही बात सोचकर जो चाचा का परिवार होता है वह आपस में इस बात के लिए विचार विमर्श करते हैं। चाचा का एक बड़ा लड़का भी होता है जो सुमन से भी काफी ज्यादा बड़ा था और ज्यादातर सारा के सारा प्लान उसी का था, यहाँ पर आकर रहने का और सुमन की प्रॉपर्टी पर ऐश करने का। 2 साल तक उन्होंने खूब सारी ऐश मौज कर ली थी, लेकिन जैसे सुमन बड़ी होती है तो वो लोग सोचने लगते हैं कि जिससे भी इसकी शादी कराएंगे वो तो इस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से रखेगा और हमें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इसी वजह से वह सुमन की शादी किसी ऐसे लड़के से कराना चाहते हैं जो उनसे कुछ भी ना कहे और उन्हीं की तरह इस घर के अंदर आराम से रहने लगे। यही सोचकर वो लोग उसके लिए एक ऐसा लड़का ढूंढते हैं जो बहुत ही ज्यादा शराब पिया करता था और शराब में काफी ज्यादा आदी था। वह सोच रहे थे कि इस लड़के से इसकी शादी करा देंगे और किसी दिन जब ये शराब के नशे में रहेगा तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी
अपने नाम करा लेंगे। यही सोचकर वह काफी ज्यादा शराबी लड़के को सुमन के लिए सेलेक्ट करते हैं और उससे उसकी शादी तय करा देते हैं। सुमन जो कि अभी अभी बालिग हुई है, उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसे तो यह है कि कम से कम शादी हो जाएगी, तो शादी होने के बाद मैं इन लोगों से छूट जाऊंगी। यही सोचकर सुमन शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ये सारी बातें जो कुछ भी चाचा और उसके परिवार में हुई थी, वो सारी बातें उस नौकरानी को पता चल जाती हैं, जिसको सुमन काकी कहा करती थी। और इसके बाद जो चाचा चाची होते हैं सुमन की शादी की तैयारी करने लगते हैं। सुमन भी शादी के लिए तैयार थी, लेकिन जो काकी होती है उसके मन में बार बार ये बातें आती हैं कि बिटिया के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर इसकी शादी ऐसी शराबी से हो गई तो। यह बात उसे बार बार सुमन की मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन वो डर जो उसके चाचा चाची का उसके दिमाग में था वह उसको बार बार रोक लेता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ वो दिन भी आ गया था जिस दिन सुमन की शादी उस शराबी लड़के रवि से होने वाली थी। सुमन दुल्हन बनकर एक कमरे में तैयार बैठी हुई थी। उसने गहने भी पहन रखे थे और शादी के लिए तैयार थी। बारात भी आ गई थी, दूल्हा बारात लेकर आया था। लेकिन बारात में जितने भी लोग थे उन सभी को सुमन के चाचा ने पैसों देकर बारात में बुलाया था और यहाँ पर घर के अंदर भी ज्यादा कोई सगे संबंधियों को उन्होंने नहीं बुलाया था। यह शादी पूरी तरह से चुपचाप हो रही थी, केवल इस चीज का सबूत बनाने के लिए कि सुमन की शादी हो चुकी है। इसके बाद शादी का मंडप सज जाता है। इधर जो दूल्हा होता है वो फेरों पर आ जाता है, लेकिन उसने फेरों पर बैठने से पहले भी अच्छी खासी शराब पी रखी थी। अब यह बात जैसे ही सुमन की वो नौकरानी देखती है जिससे वो काकी काकी कहा करती थी, उसे यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है और वह चुपके से सुमन के कमरे में जाकर उसे बता देती है सारी बातें जो उसके चाचा चाची प्लान कर रहे थे। यह बात सुनकर सुमन पूरी तरह से परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि काकी अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसकी काकी कहती है कि बेटा करना ना करना बाद में देखना, लेकिन सबसे पहले तुझे यहाँ से भागना होगा ताकि इस लड़के से तुम्हारी शादी ना हो सके। ऐसा कहकर जो काकी होती है उसकी भागने में मदद करती है और उसे मंडप से ही भगा देती है। जैसे सुमन के चाचा चाची सुमन को देखने के लिए जाते हैं और वहां पर सुमन नहीं मिलती तो चारों तरफ खलबली सी मच जाती है और सुमन के चाचा के जो कुछ आदमी थे जो बारात में आए थे वो लोग सभी मिलकर एक साथ सुमन को ढूंढने लगते हैं इधर उधर। लेकिन सुमन अभी तक आगे निकल चुकी थी और उसे भी पता था कि उसका चाचा उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। भागते भागते सुमन एक चौराहे पर आ जाती है जो उसके घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था। लेकिन सुमन को डर था कि अगर चाचा ढूंढने के लिए आया तो यहां पर सबसे पहले मुझे आकर ढूंढ लेगा। वह इधर उधर अपनी नजर दौड़ाती है तो उसे एक ऑटो रिक्शा रोड किनारे खड़ा हुआ मिलता है और वह फौरन से जाकर उस ऑटो में बैठ जाती है। वह बड़ी ही घबराई हुई थी और उसके बाद ऑटो ड्राइवर से ऑटो चलाने के लिए कहने लगती है। ऑटो ड्राइवर जो कि काफी देर से सवारी की बाट में बैठा हुआ था, जैसे सुमन उसके ऑटो में बैठती है तो वह ऑटो को स्टार्ट करता है और चलाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी आगे चलता है तो ऑटो ड्राइवर पूछने लगता है कि मैडम आपको कहां जाना है। इसके बाद जो सुमन है वो कहने लगती है कि मुझे कहीं भी ऐसी जगह पर ले चलो जहां पर मुझे कोई ढूंढ ना सके, क्योंकि मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे बचा ले तो। अब इस बात को सुनकर ऑटो ड्राइवर बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्ल को देखकर पहले से ही लग रहा था कि ये किसी से डर कर भाग रही है और ऊपर से खुद ने ही उसने ये कह दिया था कि मुझे ऐसी जगह पर ले चलो जहां पर मुझे कोई ढूंढ ना पाए। इसके बाद वह लड़का डर जाता है और कहने लगता है कि मैडम देखो मैं गरीब आदमी हूं, कहीं ऐसा वैसा मुझे चक्कर में मत फंसा देना। तो वो कहने लगती है कि अरे नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, दरअसल मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूं और तुम मुझे किसी सेफ जगह पर ले चलो, सुबह होते मैं वहां से चली जाऊंगी। इस बात को सुनकर जो ऑटो वाला होता पहले तो मना करने लगता है, लेकिन तभी जो सुमन होती है अपने कान से एक झुमका निकालकर उसके हाथ पर रख देती है और कहती है कि ये लो कीमत, मुझे ऐसी जगह पर छुपा दो जहां पर कोई मुझे ढूंढ ना पाए रात रात के लिए। इस बात को सुनकर जो ऑटो वाला होता है उसका नाम होता है कार्तिक। और कार्तिक जब ये देखता है कि वो अपना झुमका दे रही सोने का जो काफी ज्यादा कीमत का है, तो उसके बाद वो उसकी मजबूरी को समझता है और उस झुमके को उसे वापस लौटा देता है। कहता है कि कोई बात नहीं मैडम, मैं आपको ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां पर कोई आपको चाहकर भी नहीं ढूंढ सकता। ऐसा कहते हुए जो कार्तिक होता अपने ऑटो को चलाता रहता है और चलाते चलाते शहर से बिल्कुल बाहर की तरफ पहुंच जाता है, जहां पर रोड किनारे एक छोटी सी जमीन पर एक छोटा सा घर बना हुआ था। घर ज्यादा आलीशान नहीं था, बस नॉर्मल सा उन्होंने घर बना रखा था और उसी घर में कार्तिक अपने माता पिता के साथ रहा करता था। वहां जाने के बाद वह घर के आंगन में ही ऑटो को घुसा देता है और कहने लगता है कि मैडम ये घर पूरी तरह से सेफ है, ये मेरा ही घर है और आप चिंता मत करो, घर के अंदर मेरे माता पिता भी रहा करते हैं। दरअसल कार्तिक के घर में कार्तिक और उसके माता पिता और एक छोटी बहन रहा करती थी। कार्तिक अपने माता पिता की सेवा के लिए
लिए और साथ में अपनी छोटी बहन की शादी के लिए मेहनत कर रहा था, ऑटो चला चला कर। और उसके माता पिता मजदूरी किया करते थे। वो लोग पैसे जोड़ रहे थे ताकि बेटी की शादी अच्छी तरह से करा सके। इधर सुमन जैसे ही कार्तिक के घर को देखती है तो उसे डर लगने लगता है कि ये तो मुझे अपने घर पर ले आया। लेकिन तभी जो कार्तिक होता है वह अपनी माँ और बहन को आवाज लगाता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जैसे लेडीज को सुमन वहां पर देखती है तो उसका डर एकदम से छूमंतर हो जाता है और उसके बाद वह उनके साथ उस घर में चली जाती है। वह लोग पूछते हैं कि ये कौन है बेटा, तो वो बता देता है कि इस तरह से आई थी और ये ऐसे ऐसे कह रही थी कि कोई मेरे पीछे पड़ा है, आप मुझे रात रात के लिए कोई ऐसी जगह दे दो जहां पर मैं सेफ रह सकूं। इसके बाद जब घर वालों को ये बात पता चल जाती है तो उसके बाद वह उसकी हिम्मत बनाते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम चिंता मत करो, यहाँ पर तुम्हें कोई छूने वाला तक भी नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ और पुलिस को यहाँ पर बुला लूंगी। लेकिन जो सुमन होती है वो पुलिस को बुलाने से मना कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं उसके चाचा ने पहले ही पुलिस वालों को खबर ना कर दी हो कि लड़की ऐसे ऐसे मंडप से भाग गई है और कहीं पुलिस वाले ले जाकर उसे वापस से उसके हवाले ही कर दे। तो मैं मना कर देती है और यह बात कार्तिक के गले से नीचे नहीं उतरती है। इसके बाद कार्तिक उससे पूछने लगता है, देखो मैडम, फिलहाल आप सेफ हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमें ये तो बता दीजिए आपके साथ हुआ क्या है और आप ऐसा क्यों कर रही हो। उसके बाद सुमन जो अपने आप को सेफ महसूस करती है वो उन्हें अपनी पूरी कहानी बता देती है कि इस तरह से मेरे पिता थे लेकिन मौत के बाद चाचा चाची आ गए और अब वो लोग मेरी एक शराबी से शादी कराना चाहते हैं। वो तो भला हो मेरी उस नौकरानी का जो काफी दिनों से हमारे घर पे काम कर रही थी, उसने मुझे टाइम से पहले सब चीज बता दी, नहीं तो मैं आराम से उस लड़के से शादी कर लेती और मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। अब जब कार्तिक और उसका परिवार सुनता है कि इतने करोड़पति बाप की बेटी है तो उसके बाद उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं और उसे अच्छे अच्छे से व्यंजन बनाकर खिलाने लगते हैं। कहते हैं कि बेटी तुझे भूख लगी होगी ना, अच्छे से खाना खा ले। इधर जो कार्तिक होता है वह भी उसका हौसला बनाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, कोई भी कैसी भी बात होगी तो मैं हूं ना, यहां पर अब तुम पूरी तरह से सेफ हो और तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ऐसा कहकर वह उसका हौसला बनाता है और यह बात सुनकर सुमन को बड़ा ही अच्छा लगता है कि कोई परिवार है जो उसे अपना समझ रहा है। इसके बाद पूरा परिवार वहीं पर बैठकर खाना खाता है। सुमन ढेर सारी बचपन की बातें बताती है, कभी रोने लगती है पिता की बात बताते बताते, तो कभी हंसने लगती है बचपन की कुछ शरारतों को याद कर करके। परिवार भी सुमन के साथ घुल मिल गया था और धीरे धीरे रात ऐसे ही बीत जाती है। दूसरे दिन जैसी सुबह होती है तो सुबह सुबह जो कार्तिक होता है वो ऑटो को लेकर जाने लगता है, लेकिन वो उससे कह देता है देखिए अगर आपको यहाँ पर रहना है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा परिवार आपका अच्छे से ख्याल रख लेगा, एक दो दिन जब तक आपका मन करे आप यहाँ पर आराम से रह सकती हो। इसके बाद सुमन भी वहीं पर टिकने का फैसला करती है और उसी परिवार के साथ समय बिताने लगती है। कार्तिक ऑटो लेकर चला गया था और धीरे धीरे जब शाम हो जाती है तो शाम के समय जब वह वापस लौटता है तो उसे सुमन यहीं पर मिलती है। सुमन कार्तिक को देखकर बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं अब वह उसे पसंद करने लगी थी। इधर कार्तिक का परिवार भी उसे बड़ा ही अच्छा लगता है और दिन के समय में कार्तिक की बहन और सुमन एक दूसरे से ढेर सारी बातें बतियाती हैं, जिन बातों के अंदर कार्तिक की जो बहन होती है कार्तिक के बारे में ढेर सारी बातें उसे ऐसी बताती है जिन बातों को सुनने के बाद उसे कार्तिक से प्यार हो जाता है। अब सुमन को वहां पर रहते हुए ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और तीसरे दिन अचानक से एक दिन वो उनके परिवार से अपनी और कार्तिक की शादी बात करने लगती है। यहाँ पर रहने के बाद उसे पता चल गया था कि कार्तिक शादी के योग्य तो हो गया है, लेकिन वो पहले अपनी बहन की शादी करना चाहता है और उसके बाद ही खुद शादी करेगा। जब कार्तिक के माता पिता सुनते हैं कि सुमन उनके बेटे से शादी करना चाहती है तो वह साफ साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि बेटी तुम बहुत अमीर हो और हम लोग काफी ज्यादा गरीब, अगर किसी को इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि अमीर लड़की से अपने बेटे की शादी करा ली, वो भी प्रॉपर्टी के लालच में, और हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। इस बात को सुनकर सुमन कार्तिक की मां से कहने लगती, देखिए मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, दरअसल जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे कार्तिक के साथ रहकर बड़ा ही सेफ महसूस होता है और ये सेफ्टी का अनुभव मैं जिंदगी भर करना चाहती हूँ। मेरे चाचा चाची ने मेरी पढ़ाई भी रुकवा दी थी, लेकिन अगर कार्तिक मुझसे शादी कर लेगा तो मैं अपने सपनों को जी सकती हूँ और कार्तिक की वजह से मुझे वो पूरी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी और मैं अपने चाचा चाची को वहां से निकाल सकती हूँ। इसके बाद कार्तिक के माता पिता डरते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं बेटी ऐसा नहीं होगा, अगर तेरी वजह से हमारे बेटे को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। लेकिन वहीं कार्तिक इन सभी बातों को सुन लेता है और अपने माता पिता के सामने आकर कहने लगता है कि माँ शादी आप भले ही मत करवाना, लेकिन अगर इसकी परेशानी मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगा। ऐसा कहकर कार्तिक सुमन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके सुमन के साथ उसके बंगले पर पहुंच जाता है और वहां
वहां से उसके चाचा चाची को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। कहता है कि देखो अब तक तुमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब तुम्हें यहां पर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीगली फिलहाल सुमन इस प्रॉपर्टी की मालकिन है और ये नहीं चाहती कि तुम लोग यहां पर रहो। उसके बाद सुमन के चाचा चाची जब देखते हैं कि 10 से 15 लोग हैं और सभी लोग काफी हष्ट-पुष्ट थे और नौजवान लड़के थे, तो वो लोग भी यहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझते हैं और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि सुमन ने खुद उनसे निकलने के लिए कह दिया था और उन्हें पता था कि अगर अब हमने यहां पर कुछ भी गलत किया तो ये लोग हमारे साथ बहुत कुछ गलत कर सकते हैं। इसके बाद सुमन उस बंगले की मालकिन दोबारा से बन जाती है और सुमन फिलहाल बालिग भी थी और उसे किसी भी देखभाल की जरूरत नहीं थी। इसके बाद जो कार्तिक होता है वो कहने लगता है कि ठीक है मैडम, आपके लिए हमने आपका घर खाली करवा दिया है और अब आराम से आप अपने आलीशान घर में रहो, मैं यहां से चलता हूं। ऐसा कहकर कार्तिक जाने ही लगता है, लेकिन तभी जो सुमन होती है कार्तिक को रोकती है और रोकने के बाद उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। कहती है कि कार्तिक, मैं तुमसे न जाने कैसे प्यार करने लगी और मैं अब चाहती हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि तुम बड़े ही अच्छे हो और तुम्हारा व्यवहार भी काफी अच्छा है। कार्तिक जब इस बात को सुनता है तो वह भी शादी के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा और उसके बाद ही अपनी शादी के बारे में सोच सकता हूं। इस बात को सुनकर सुमन कहने लगती है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास ढेर सारी प्रॉपर्टी है, ढेर सारा रुपया पैसा है, तो इसी से मैं तुम्हारी बहन की शादी करा देती हूं और उसके बाद तुम मेरे साथ इसी घर में आकर रहना। कार्तिक कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे माता पिता से बात करनी होगी और जब वो लोग अनुमति दे देंगे तो ही मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। सुमन, जो कि माता पिता से पहले ही काफी हद तक बात कर चुकी थी, तो इसके बाद वह वहां पर जाकर उसके माता पिता को मना लेती है और पहले कार्तिक की बहन की शादी कराती है और उसके बाद कार्तिक से खुद शादी कर लेती है। कार्तिक से शादी होने के बाद जो कार्तिक होता है अपने परिवार के साथ वहीं पर शिफ्ट हो जाता है सुमन के बहुत बड़े बंगले पर और वहां पर उसके पूरे बिजनेस को संभालने में उसकी मदद किया करता है। कार्तिक बड़ा ही अच्छा होता है और सुमन और कार्तिक आज एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। फिलहाल कार्तिक और सुमन को 2 बच्चे भी हो गए हैं और यहाँ पर जो सुमन के चाचा चाची होते हैं उनकी इसके बाद हिम्मत तक नहीं होती है कि वह सुमन से आकर हालचाल तो पूछ ले। ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।